अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। सीटेट के सीडीपी नहीं सॉरी उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चंस लेंगे हम 2019 का 2019 का पेपर है ये। और आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के ही पेपर कीजिए और उर्दू एज ए लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड दोनों के ही कीजिए, क्योंकि तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें से। तो पहला है जो उर्दू एज ए लैंग्वेज फर्स्ट हम ले रहे हैं, तो 2019 के ये पेपर का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियत क्या है। कसीर लिसानियत यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, और किस पे बेस, मादरी जबान पर बेस। तो मादरी जबान पर बेस्ड कसीर लिसानियत यानी कि क्या होता है कि जहाँ पर ना बच्चे की क्लासरूम के अंदर मादरी जबान के साथ और जबानें जो यूज में लाई जाती है, तो सिर्फ अब देखिए यहाँ पर ना सिर्फ मादरी जबान की आमोजिश, तो देखिए सिर्फ यहाँ पे कीजिए, निगेटिव वर्ड है, इससे ये वैसे ही कैंसिल हो गया। और सिर्फ मादरी जबान सिखाई जाती है कि बच्चे को, नहीं, मादरी जबान के जरिए आमोजिश यानी कि मादरी जबान के जरिए बच्चे को सिखाना। आमोजिश यानी कि क्या, आमोजिश यानी कि सीखना, लर्निंग। तो ये तो वही बात हो गई ना जो उर्दू, ये सॉरी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में थी कि सिर्फ मादरी जबान के जरिए ही सिखाते हैं क्या हम, नहीं। पहले मादरी यानी कि पहले मादरी जबान, फिर मजीद जबानों की आमोजिश बच्चे को करवाई जाती है। और उसके बाद है कि बहुत सी जबानों और गैर मुल्की जबानों की मादरी जबान के तौर पर आमोजिश की जाती है। तो वो वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अब इसके अलावा देखिए कि कसीर लिसानियत पर मबनी मादरी जबान का मतलब एक और क्या होता है कि क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर ना अलग अलग भाषा बोलने वाले अगर बच्चे हैं तो उनकी भी जबानों को इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन पहली चीज क्या होंगी, बच्चे की मादरी जबान, उसमें तालीम दी जाएंगी और फिर मजीद आगे दूसरी जबानों की तरफ बच्चे को लेकर जाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। स्कूल की तालीमी पॉलिसी में जबान जानी जाती है, तो स्कूल की जो तालीमी पॉलिसी है उसमें जबान, लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, कसीर लिसानी जबान कहते हैं कि नहीं, तालीम में जबान कहते हैं, नहीं, मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियत ये नहीं है, ये ऐसा नहीं कहते। ऊपर आपको इसका मतलब पता चल गया। और सह लिसानी फॉर्मूला इसे कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है कि इसको जबान को स्कूल की तालीमी पॉलिसी में जबान को या तो सहलिसानी फॉर्मूला कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, जबान की तालीमी पॉलिसी, जबान की तालीमी पॉलिसी। और किसने दिए थे ये कोठारी कमीशन ने दिए थे। और एक क्वेश्चन आपको सहलिसानी फॉर्मूले पे पूछा ही जाता है, कोठारी कमीशन ने दिए थे, क्या बोले थे कि इब्तिदाई तालीम की शुरुआत मादरी जबान से होगी, मजीद आगे चल के बच्चे दो जबानों को सीखेंगे और वो भी कौन सी रहेंगी, हिंदुस्तानी ही रहेंगी। तो एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको इस पे कहीं ना कहीं से पूछा ही जाता है सहलिसानी फॉर्मूले पर। तो आंसर रहेगा फोर्थ। कुल जबान के नजरिए से क्या मुराद है, यानी कि होल लैंग्वेज मेथड से क्या मुराद है। तो होल लैंग्वेज मेथड क्या होता है या कुल जबान का तरीका क्या होता है कि किसी भी जबान की इब्तिदा जो की जाती है तो उसके साउंड से, उसके जो सिंबल्स यूज करते हैं ना, अलामतें जो यूज करते हैं, तो उसका अपना एक साउंड, एक आवाज होती है। तो सबसे पहले साउंड का, वो आवाजों का इल्म देते हैं, फिर हम लफ्ज की तरफ लेके जाते हैं, फिर फिक्रों की तरफ लेके जाते हैं, फिर उन बच्चे को जुमले की तरफ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे पहला है कि एक मफरूजा के आमोजगार पहले हुरूफ और आवाज, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, हुरूफ, फिर उसके बाद बोल रहे हैं आवाज का इल्म, नहीं, सबसे पहले, अब ये यहाँ पर अगर मैं लिखूं मीम, ये मीम है ना, तो सबसे पहले आप बच्चे को क्या बताएंगे, सिर्फ इसका लिखना सिखा देंगे क्या, नहीं, पहले आप इसको क्या बताएंगे कि ये जो अलामत है ना, ये जो अलामत है इसकी जो आवाज है वो मीम है, इसकी आवाज, आप इसकी आवाज बच्चे को बोलेंगे, ये क्या है, मीम है, मीम से मोर, मीम से मगरमच्छ, तो ये मीम है। तो आप पहले इसकी आवाज बच्चे को बताएंगे और साथ में ये क्या बताएंगे, ये मीम बताएंगे, ये हुर्फ बताएंगे। तो ये यहीं से कैंसिल हो गया। एक मफरूजा के आमोजगार जबान की आमोजिश जबान की मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे कि आवाज,
फिर हुर्फ वगैरह को समझने से करते हैं। पहले आवाज बोल रहे हैं फिर हुर्फ, तो ये बात सही है। एक मफरूजा की जबान की आमोजी सबसे छोटी इकाई यानी कि हुरूफ तहजी सबसे छोटी इकाई है क्या? नहीं। क्या है सबसे छोटी इकाई? आवाज है। एक मफरूजे की तमाम जबानें एक ही तरीके से सीखी जाती है? बिल्कुल भी नहीं, जबान एक ही तरीके से नहीं सीखी जाती है। तो जबान, किसी भी जबान में सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है उसकी आवाज यानी कि सूत का इल्म, फिर उसके बाद जाते हैं लफ्ज पर, फिर उसके बाद जाते हैं फिक्रे पर, और फिर उसके बाद जाते हैं जुमले पर। और ये है जबान का नीचे से ऊपर का तरीक़ेकार, नीचे से ऊपर का तरीका। और इस पर भी देखिए आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फिर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, जबान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को जबान की आमोजिश का एक उनसर तस्लीम करता है? तो जबान की तदरीस यानी कि टीचिंग का एक ऐसा तरीका है, वो भी किसका है? क़वायद का है, जहाँ पे क्या किए जाते हैं? क़वायद के रूल्स, उसके उसूलों को क्या करते हैं? याद करवा देते हैं, और फिर कहीं जाकर बच्चा उसको समझकर उसका इस्तेमाल करता है, तो वो क़वायद का वजाहती तरीका रहेगा। तो या उसको और क्या कहते हैं? तर्जुमानी तरीका भी कहा जाता है उसको। तो दो नाम है, आपको कभी वजाहती लिख कर आ जाएगा, कभी तर्जुमानी। तो साख्तियाती रवैया स्ट्रक्चरल नहीं है ये। क़वायद के अज्जा के तर्जुमे का रवैया ये सही है। तरसील कम्युनिकेशन गुफ्तगू बातचीत ये नहीं है। कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भी ये नहीं है। अब देखिए कि जहाँ पे क़वायद के उसूलों को याद करवाया जाता है, उसूल को याद करवाने पर फोकस किया जाता है, तो वो क़वायद का वजाहती तरीका है। कभी कभी उसके बदले आपको क़वायद तर्जुमानी तरीका या क़वायद के तर्जुमे का तरीका भी लिख कर आता है, तो आपने ये याद रखना। और दूसरा कि क़वायद के जो तरीक़े हैं ना, तो क़वायद का एक इस्तख़राई तरीका है, एक इस्तख़राजी तरीका है, एक क़वायद का अमली तरीका होता है, वजाहती तरीका होता है, क़वायद के इतलाक़ का तरीका होता है, तर्जुमे का तरीका तो उसी में मर्ज करके पूछते हैं आपको। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, काव्या ज़बान की उस्ताद है, वो आमोजगारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्जों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे? यानी कि वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे अल्फाज, मौजू के हिसाब से ऐसे अल्फाज ढूंढो और बनाओ, मतलब एक्टिविटी करवा रही है कि क्या है कि दूसरे लफ्ज के पहले या आगे अगर आप उसको जोड़ते हैं ना, तो वो अल्फाज बनेंगे। तो ये क्या है, ये क्या करवा रही है वो? तो तरकीब लफ्जी है, लफ्जों का जाल है, लफ्जों का खेल है, या लफ्ज बनाना है? तो देखिए ये तरकीब लफ्जी है, लफ्ज बनाना तो है ही नहीं, ये लफ्जों का हाँ खेल ही में है, लेकिन क्या है? तरकीब लफ्जी है। तो आपको तरकीब लफ्जी पे क्वेश्चन आता है और आपको लफ्जों के जाल पे क्वेश्चन आता है, दोनों पे, इन दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। और ये हाल नहीं, ये जाल है, तो दोनों पे क्वेश्चन आता है। तरकीब लफ्जी, अब जैसे कि यहाँ पर हम ले सूरत, तो उसको अगर हम खूब लगा दे तो हो जाएगा खूबसूरत। तो ऐसे वो लफ्जों के जो दूसरे लफ्ज के पहले या बाद में जोड़े जाते हैं तो कुछ नया बनता है, तो ये तरकीब लफ्जी होता है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तरकीब लफ्जी पे पूछा जाता है और एक लफ्जों के जाल पर भी आपको पूछा जाता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उस्ताद अपने आमोजगारों की जबान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक्तिबास यानी कि क्या? पैराग्राफ से, पैसेज से, के हर पांचवें लफ्ज को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इक्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, फरहंग की जांच, खाली जगहों को पुर करना, या क्लोज टेस्ट कहते हैं। तो इसको क्लोज टेस्ट कहा जाता है और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्लोज टेस्ट लिए जाते हैं। क्या होता है कि कोई एक पूरा पैराग्राफ होता है,
उसमें से जो कुछ वर्ड्स है ना उसको बीच बीच में से छोड़ देते हैं और वो वहाँ पैराग्राफ के हिसाब से जो आना चाहिए वर्ड वो आपके ऑप्शन में दिए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो ये क्लोज टेस्ट है, ये क्लोज टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बोलने में सही तलफ़ुज़ को सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना क्या है? यानी कि बोलने में आप बोलते वक़्त सही तलफ़ुज़ को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या है? बदन ज़बान है, बॉडी लैंग्वेज है, नहीं यहाँ तो बोलने की बात हो रही है। बॉडी लैंग्वेज यानी कि इशारों की ज़बान हो जाएंगी। बोलने का ये सही तरीक़ा है, बोलने का अमल है या मुस्तअमल ज़बान है। तो ये देखिए बोलने का सही तरीक़ा है कि आप बोलते वक़्त ना सही तलफ़ुज़ और सही तरतीब के साथ आप बोल रहे हैं, तो ये बोलने का सही तरीक़ा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आलयकार इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो कहानी है, कहानी कहने को ना एक पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी के तौर पे यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो क्यों? सुनने की, कहानी कहने को, तो सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए ये मकसद है, या फिर बच्चों में बोलने की सलाह महारत को फ़रोग़ देने के लिए ये मकसद है, या ज़बान और अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए है, और क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने पर है। तो देखिए नज़्म व ज़ब्त बनाए रखना ये निगेटिव से यहीं कैंसिल हो गया। ज़बान किसी भी लैंग्वेज और उसका जो अदब है तो उसकी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। कि देखिए हर एक ज़बान है, ज़बान का अपना अदब होता है जिसमें नज़्म, नस्र और क़वाइद इस्तेमाल में लाया जाता है। नज़्म और नस्र की भी कई किस्में होती हैं ये, और प्लस के ज़बान की जो महारतें हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना, तो ये तीनों, ये चारों को भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सियाक में क़वाइद से मुराद क्या है? तो सियाक में क़वाइद का मतलब क्या होता है कि जो बच्चों की दरसी किताब है तो वही इस्तेमाल करना है, और वही दरसी किताब में जो भी अस्बाक है, जो भी चीज़ है, तो उसी में से क़वाइद बच्चे को पढ़ाना है, अलग से टेक्स्ट बुक क़वाइद की यूज़ नहीं करना है। तो सियाक में क़वाइद क्या होता है? मश्क व अमल से क़वाइद की आमोजिश नहीं, पहले क़वाइद के उसूल फिर उसकी आमोजिश नहीं, सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश, किसकी आमोजिश? क़वाइद की आमोजिश, ये बिल्कुल सही है। ऐसे साख्तियाती अंदाज में ज़बान की आमोजिश जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करता है, बिल्कुल भी नहीं। सियाक में क़वाइद क्या होगा कि देखिए कि बच्चे की दरसी किताब है, इसमें आप या उसको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ जो भी चीज़ें आएंगी, जैसे कि आप बता रहे हैं, आप बोलेंगे इसमें से जहाँ फेल है तो फेल को मार्क करो, उसको लिखो, या सिफत जहाँ जहाँ है उसको मार्क करो, लिख लो, या उसके बारे में टीचर बताएगा, यानी कि सियाक में ही क़वाइद का इस्तेमाल करेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, दर्ज-ए-ज़ैल में से कौन मुताल्ले की महारत नहीं है? यहाँ पे कौन मुताल्ले की महारत नहीं है? लेक्चर के दौरान नोट्स लेना, पढ़ने के दौरान नोट्स लेना, तहकीक का खाका तैयार करना, किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना। तो देखिए किसी भी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना ये मुताल्ले की महारत में शामिल नहीं होगा। लेक्चर के दौरान अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो ये सही बात है, पढ़ने के दौरान नोट्स ले रहे हैं सही बात है, रनिंग नोट्स ले रहे हैं, तहकीक का एक खाका एक ग्राफ तैयार कर रहे हैं आप, तो ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार कर रहे हैं आप, तहरीर कर रहे हैं, ये आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, दरसी किताबों के मुसन्निफीन हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़्म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? तो दरसी किताबों के जो मुसन्निफीन है ना, तो उन्हीं के नस्र, नज़्म वगैरह चीज़ों को क्यों शामिल करते हैं? क्यों? क्योंकि वो मुस्तनद होते हैं, यानी कि वो ऑथेंटिक होते हैं, और हमको दरसी किताब में जो ज़बान इस्तेमाल करना है वो ज़बान के तौर पर ही इस्तेमाल करना है, बोली वहाँ पे इस्तेमाल नहीं की जाती। किसी भी दरसी किताब में किसी भी ज़बान की बोली, डायलेक्ट यूज़ नहीं होता, ज़बान इस्तेमाल होती है, तो ये ऑथेंटिक होती है, ये मुस्तनद होती है, इसलिए इसे लिया जाता है कि वो मुस्तनद यानी कि ऑथेंटिक और फितरी ज़बान में होती है, इसलिए लिया जाता है। क्या ये बात सही है?
दरसी किताबों के मुसन्निफिन उन्हें पसंद करते हैं, वो उन्हें पसंद करते इसलिए हम लेते कि बच्चों के लिए नहीं, वो मश्क तैयार करने में माविन मददगार होती है नहीं, वो मुताले के लिए मौजू होती है नहीं, वो क्या होती है, मुस्तनद होती है, ऑथेंटिक होती है। दर्जे झैल काम को क्या कहते हैं? उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। यानी कि टीचर यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं, सॉरी लिख के नहीं पढ़ के बता रहे हैं बोला है ना, कि यहाँ पे उस्ताद क्या कर रहे हैं, उस्ताद पढ़ रहे हैं, पढ़ के सुनाते। आमोजगार ग्रुप में, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं, यानी कि इमला, क्योंकि टीचर पढ़ के सुना रहे और बच्चे खुद लिख रहे, यानी कि बच्चे सुनकर इमला लिख रहे हैं, और वो भी कैसा, ग्रुप में, और फिर दोबारा उसको तश्कील देते। तो क्या है, इमला तो ये है, सही बात है, इमला तो है, लेकिन खवायद का इमला है क्या? नहीं। दोबारा लिखने का इमला है क्या? नहीं। इमला तो ये है, लेकिन कैसा है, बाहमी इमला है। तो आपको दो तरह से तहरीर में इमले पे दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक इक्तिबास का इमला और एक बाहमी इमला। तो ये क्या है, बाहमी इमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली जबान को फरोग देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? तो पहली जबान यानी कि क्या है, आमोजिश नहीं, अपने आप सीखना सही, फरोग वकूफ का कोई ताल्लुक नहीं। अपने आप सीखने का मतलब होता है इक्तिबास करना, तहसील करना, थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके बोल दिया सिर्फ इसको, हुसूल करना, यानी कि एक्विजिशन होता है। आंसर रहेगा सेकेंड। पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी जबान बोलने वाले बच्चे हैं, यानी कि अलग अलग मादरी जबान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी जबानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है, तो ये अच्छी बात है। इस तरह तलबा रोज मुख्तलिफ जबानों के नए अल्फाज से मुतारिफ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है, यानी कि ये तो क्या हो गया, कसीर लिसानियत हो गई है ना, यानी कि क्लास रूम के अंदर अलग अलग मादरी जबान बोलने वाले बच्चे हैं, तो उनकी जबानों का इस्तेमाल बतौर जबान यहाँ पे उस्ताद करवा रहा है। तो ये कसीर लिसानियत हो जाएंगी, कसीर लिसानियत पर मबनी मादरी जबान हो जाएंगी। कसीर लिसानियत बतौर माखिज जरिया यूज कर रहा, वो सही बात है। बहुत सी जबानें जानना नहीं, तनु बतौर हिकमत अमली नहीं, यक लिसानियत एक ही लैंग्वेज नहीं, और इसके बदले क्या लिखकर आ सकता था आपको ऑप्शन में, कसीर लिसानियत पर मबनी रफ लिख रही हूं मैं, मादरी जबान का इस्तेमाल है ये। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दर्जे झैल में से कौन आमोजगारों को जबान से मुतारिफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? अगर आप किसी भी जबान से बच्चों को मुतारिफ यानी कि इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा तरीका वो नहीं होगा? नज्म और गाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जबान को एक पूरी इकाई के तौर पर पेश करते हैं, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे कहानियां भी आ जाती है, हम नज्म, गाने, कहानियां, गीत। मुस्तअमल लफ्ज और छोटे जुमले, ये भी सही बात है। हुरूफ तहजी के हुरूफ की तदरीस नहीं, ये नहीं कराते, तो ये आंसर हो जाएगा। और बोलने और सुनने में शिरकत, तो जबान की महारतें, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, वो उसमें पार्टिसिपेट करा रहे बच्चे, एक्टिव होके इंगेज हो रहे हैं, तो वो भी सही बात है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सीटेट की जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो गई है आपकी 8 फरवरी को जो एग्जाम है, जिसमें डेली लाइव लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट वगैरह सब रहेंगे। पेड बैच है ये, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पेड बैच में ज्वाइन होने के लिए। और एक चीज कि डिस्क्रिप्शन में आपको महाटीटी के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द महाटीटी की बैच स्टार्ट होंगी। अभी जो तैयारी करा रहे हैं वो सीटेट की है, लेकिन महाटीटी की बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे ताकि एग्जाम तक काफी टाइम रहे आपके पास, जो महाराष्ट्र में होता है। तो आप वो लिंक को फॉलो कर सकते हैं और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।